सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, मज़ेदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो आज हम लोग एप्टीट्यूड में भी दो पार्ट्स होते हैं ना। क्वांट्स वाला जो पार्ट है, रीजनिंग वाला नहीं, क्वांट्स वाला जो पार्ट है, उसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर अप करने जा रहे हैं जो IMU CET के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इन द अपकमिंग IMU CET एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। ये सेम टॉपिक्स CUET के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने IMU CET के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वो बच्चे जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IP मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हमने क्लास 10th में पढ़ा था, जिसमें हमने tan थीटा ये वो दुनियादारी सब कुछ पढ़ी थी, राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन एंड सिंपल इंटरेस्ट जो हमने अगेन 9th-10th में पढ़ा था। तो जल्दी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। सो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात करते हैं। सो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, सो लेट्स से ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है और यहाँ पे खड़े हैं जसजीत भाई, ठीक। सो यहाँ पे खड़े हैं जसजीत भाई और ये ऊंची सी बिल्डिंग है और इस ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हैं जसजीत भाई के सपनों की रानी सनी, ठीक। तो सनी जी जो है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हैं, जसजीत जी जो है वो बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और यहाँ से जसजीत जी ने सनी जी को नज़रें मिलाई और इन्होंने ऊपर की तरफ देखा। तो जब इन्होंने अपनी आंखों के लेवल से, आई लेवल से ऊपर की तरफ देखा, तो जब ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो आई लेवल से ऊपर की तरफ जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को हमने बोला लेट्स से थीटा। सो ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन? एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचा, राइट। तो जसजीत भाई खड़े थे नीचे बिल्डिंग के नीचे, सनी जी खड़ी थी बिल्डिंग के ऊपर। तो जसजीत भाई ने ऊपर की तरफ देखा तो इनके आई लाइन से अगर एक परपेंडिकुलर सीधी नॉर्मल लाइन ड्रॉ की जाए और वो जो ऊपर देखा इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकाला जाए तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। दूसरी चीज, अब जब जसजीत भाई नीचे खड़े होकर बढ़िया बेहतरीन ताड़ रहे थे तो सनी मैडम ने भी ऊपर से देखा जसजीत भाई को। तो जब सनी मैडम ने नीचे की तरफ देखा जसजीत भाई को, तो यहाँ से जब इन्होंने नीचे की तरफ देखा तो सनी मैडम की आई साइड की लाइन में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ से जब नीचे की तरफ मैडम देख रही हैं, जितनी मुंडी घुमा के नीचे की तरफ देखा, तो जो ये एंगल इनकी आई साइड की लाइन से नीचे की तरफ बन रहा है, इस एंगल को अगर अपन बोले अल्फा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन इस बात से नहीं कि सनी मैडम जसजीत भाई को देख रही है, डिप्रेशन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, नीचे की तरफ जो जा रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है इन केसेस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, राइट। अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, सिंस ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, आई साइड की जो सीधी लाइन है बिल्कुल सीधी जा रही है, ये भी बिल्कुल सीधी जा रही है। सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये जो एंगल बन रहा है अल्फा और थीटा, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कैसे? दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, देन इन दैट केस दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में एक और चीज जो आपके दिमाग में, सबके दिमाग में सेव होना चाहिए, वो होना चाहिए साइन, कॉस, टैन, अलग अलग फंक्शंस की अलग अलग डिग्री पे वैल्यू। सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज पे जो बनने वाली वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज आपको बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए, डायरेक्टली आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज कैसे याद करनी है? तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। क्या? सो आसान तरीका ये है, यहाँ पे लिखा हमने 0 1 2 3 4
सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका अंडर रूट ले लिया। सबका क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया। तो इस तरीके से याद भी करने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, याद भी करने की जरूरत नहीं है। यहां से हमको साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सो साइन 0 की वैल्यू 0। 1 को अंडर रूट से निकालेंगे 1 ही आएगा, 4 को अंडर रूट से निकालेंगे 2 आएगा, सो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, सो 1 से रूट बाहर आया, 1 के बराबर ही होता है, और रूट ऑफ 2 रूट 2 के बराबर हो गया। यहां से √3 ऊपर ही रह जाएगा, 4 को रूट के बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो दिस इज √3/2। सिमिलरली यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, रूट ऑफ ओवर 1 इज 1, सो ये 1 के बराबर आ गया। ये वैल्यू हो गई साइन की। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए उल्टा कर दो। ये वाली जो लास्ट वैल्यू है ये यहाँ पे आ गई, सेकेंड लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई, थर्ड लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई, फोर्थ लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई, और लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो उल्टा करके लिख दिया, दैट्स इट। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री में पता है क्या? हमको पता है कि जो tan होता है, tan थीटा, वो किसके बराबर होता है? सो tan थीटा जो होता है ना सर, वो सर बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर हम यहां से करेंगे तो sin अपॉन cos 0/1 विल बी इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, सो दिस इज 1/√3। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, और 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट डिफाइंड, या इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक, सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक, इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज आप अपने आप फाइंड कर लीजिएगा, अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में काम आ जाएगा, ठीक है। सो इन केस ये वैल्यू नहीं याद होती तो जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक शीट ऑफ पेपर, 2-3 पेपर आपको A4 पेपर दिए जाएंगे, पेन दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही पेपर शुरू होने से पहले, कुछ भी ना खुले कुछ भी ना हो, जाके बैठो और ये टेबल बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इसको सॉल्व कर लेना, बाद में दुआएं देना कि यस सर ने बताया था, तुरंत के तुरंत वैल्यूज पता चल गई। तो ये काम कर लेना बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द पेपर, काफी काम आ जाएगा। सो सेक क्या होता है? सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो बस इन्हीं का रेसिप्रोकल करते रहिएगा, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। याद रखिएगा 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इज 0, ठीक है, या नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज 0, बस ये याद रखना है। बाकी ये सारी वैल्यूज यहां से आप लोग कर ले जाएंगे आराम से, बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। अब बात करें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, खत्म, बस दैट्स इट, यहीं पे खत्म हो गया। कुछ भी करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज की अगर अपन बात करें, सो एसआई की अगर बात करें, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया बैंक में, R इज द रेट ऑफ रिटर्न, जिस रेट ऑफ रिटर्न पे बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, T इज द टाइम पीरियड, ठीक, SI इज द इंटरेस्ट, जो बैंक में पैसा जमा कराने पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं SI। सो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो गया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एंड SI का। SI के केस में जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 अननोन हैं, जिसमें से 3 अननोन आपको दिए होंगे, 1 अननोन आपको निकालना होगा। एंड इन केस अगर 2 अननोन दिए हैं, 2 अननोन हैं, मतलब दो वैल्यूज हमको नहीं पता यहाँ पे, तो उसके लिए 2 कंडीशंस दी होंगी, ताकि आप 2 इक्वेशन बना के दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों अननोन्स की वैल्यूज निकाल पाओ, ठीक है। बस यही है टोटल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड सिंपल इंटरेस्ट। जिसने ये समझ लिया 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, उसका ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, एक डायग्राम बना लो। तो एक ये लाइट हाउस है, ठीक है, एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक। So 2 ships are sailing in the sea on the 2 sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse, यहाँ से और यहाँ से
is observed from the ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री है। लेट्स नेम दिस एज ए बी सी एंड डी। कह रहा है इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, तो ये जो टोटल लंबाई दी है इसकी, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे तो समझिए, अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला भी एंगल 45 होगा। भाई कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल्स बराबर ही होंगे 45 45। अगर ये वाली साइड 100 है तो ये वाली भी साइड कितनी आ जाएगी? ये वाली भी साइड 100 आ जाएगी। हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, क्लास 10 की बात नहीं कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आंसर निकालना है ताकि मिनिमम टाइम में एक्यूरेट आंसर आए, राइट? तो ये 100 है तो ये भी 100 हो गया। अब क्या बचा? अब बचा हमको ये वाला साइड निकालने के लिए। अब ये वाला साइड कैसे निकाला जाए? तो ये वाला साइड अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये वाली साइड 100 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan 30 की वैल्यू डाल दें, सो tan 30 डिग्री आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC। सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया 1/√3, ठीक? सो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया 173। अब BC हो गया 173 और ये हो गया 100, दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 273। सो द फाइनल आंसर इज 273। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। सो हमको बेसिकली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और वो आप आराम से लगा ले जाएंगे विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी परेशानी, और यही क्वांट्स के क्वेश्चन में आता है। कुछ भी अलग से बेहतरीन मतलब भौआ टाइप का नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेट को आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टार। तो एक टार बना देते हैं, एक आदमी है जो पॉइंट P पे खड़ा है और ये टार के ऊपर देख रहा है, जैसे जसजीत भाई अभी सनी जी को देख रहे थे। सो मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टार विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द मैन्स आईज। ठीक है, तो आदमी की आंख यहीं पे है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। The man walks some distance towards the tower to watch its top and the angle of elevation becomes 60 degree. So man चल के P पॉइंट से लेट से Q पॉइंट पे आया और अब जब ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट P। सो P से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमको देखिए 3 ऑप्शंस दिए हैं, चौथे में दिया है नन ऑफ दीज, डी में दिया है डेटा इनएडिक्वेट, 5 ऑप्शंस दिए हैं। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे? तो देखिए भाई यहाँ पे 2 एंगल्स हमको पता है, राइट? अगर 2 एंगल्स हमको पता है तो हम 2 इक्वेशंस बना सकते होते। अगर हमको इस बिल्डिंग की हाइट, इस टावर की हाइट पता होती या ये कितना चल के आया है ये पता होता, कुछ तो पता होना चाहिए था यहाँ पे, या तो हाइट ऑफ द टावर या फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। यहाँ पे ना ही हाइट दी है ना ही ये दिया है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड ऑफ ट्राइंगल, यही होता है। अब यहाँ पे एंगल्स तो दिए हैं लेकिन साइड ऑफ ट्राइंगल कोई भी दी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये डेटा पूरा दिया ही नहीं है भाई, एंगल एंगल दे दिए, कुछ तो साइड दो, कुछ तो बताओ। अगर साइड दी होती तो इसका आंसर निकाल पाते, इसमें साइड दी ही नहीं है, सो वी कैन नॉट आंसर। सो दैट मीन्स द क्वेश्चन टू दिस आंसर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज डेटा इनएडिक्वेट। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। तो एक लैडर है, लेट्स से ये हमारी लैडर है, इस लैडर को बोल दिया AC, ये हो गई हमारी वॉल AB। ये जो लैडर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है यहाँ से। ठीक है,
कह रहा है कि अगर फुट ऑफ द लैडर 4.6 मीटर्स अवे है वॉल से तो लेंथ ऑफ लैडर एसी निकालनी है। अब लेंथ ऑफ लैडर एसी निकालनी है मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दिया है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशनशिप होता है? सो दैट इज कॉस। सो यहां से लगाते हैं cos 60। cos 60 किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया है? AC के बराबर। cos 60 की वैल्यू 1/2 के बराबर। सो cos 60 की जगह लिख दिया 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? AC की वैल्यू आ गई 9.2 मीटर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 अवे फ्रॉम अ टावर। ठीक है, सो एक ऑब्जर्वर है इस तरीके से, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 अवे फ्रॉम द टावर। The angle of elevation from his eye to the top of the tower, so angle of elevation यहाँ से अगर देखें तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 30 डिग्री के बराबर। The height of the tower is, तो टावर की हाइट कितनी आएगी? अब देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से आएगा, क्योंकि आदमी की हाइट दे दी है 1.6 मीटर, तो ये जाहिर सी बात है अपनी आंखों से ही देख रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये भी हाइट हमको कंसिडरेशन में लेके चलनी पड़ेगी। सो हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। मतलब अगर हम इस टावर को बोले ABCDE, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है? हमको यहाँ से निकालना है AB प्लस BC, ये होगी टोटल हाइट ऑफ द टावर। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये 30 डिग्री है, अगर ये 20√3 है तो ये भी डिस्टेंस 20√3 ही होगा। ठीक है, हमको बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? तो ये है आपका tan। तो यहाँ पे लगाया tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 20√3। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? सो अभी बताया था tan 30 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 से 1/√3 कट गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर्स की आ गई। अब AB 20 मीटर्स, ये BC कितना? 1.6 मीटर, ये 20 मीटर, दोनों को ऐड कर दो 21.6 मीटर्स। सो 21.6 मीटर कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पे आदमी की भी हाइट दे दी थी, इसलिए उसको भी कंसिडरेशन में लेके चलना था। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree if the tower is 100 meter high the distance of the point P from the foot of the tower is। बेकार क्वेश्चन, 2 कौड़ी का क्वेश्चन, होमवर्क कर लीजिएगा अपने आप, शीट शेयर कर दूंगा। The angle of elevation of the sun when the length of the shadow of tree is √3 times the height of the tree is। अगेन 2 कौड़ी का क्वेश्चन, अपने आप कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर ले जाएंगे। लेंथ दी है शैडो की और हाइट दी है। लेंथ और हाइट के बीच में, शैडो और हाइट के बीच में डिस्टेंस दिया है। सो हाइट ये होती है, शैडो ये होती है। ठीक है, तो शैडो कितनी है? √3, तो ये कितना हो जाएगा? 1। सो √3/1, यहाँ से अगर एंगल निकालेंगे tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री पे ही 1/√3 देता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बेकार क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक्स एंगल की वैल्यू याद कर ली, साइन कॉस टैन, आपको रेशियो पता है, बस आप इसमें छक्के मार देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत चिंटू है। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको और शीट्स दे दूंगा, इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी बढ़िया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? SI, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। अब सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं भाई? देखिए, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹850। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दें तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है बेसिकली इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दो या प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो, दैट इज योर अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 ईयर्स। टाइम दिया है 3 ईयर, अमाउंट दिया है 815
एंड 2 रुपीज 854 इन 4 ईयर्स, टाइम दिया है 4 ईयर्स, द सम इज, तो ये सम ऑफ मनी क्या है? ठीक है, अब सम ऑफ मनी हमको नहीं पता, सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल किसके बराबर है? प्रिंसिपल मान लेते हैं x के बराबर है। ठीक है, सो अगर प्रिंसिपल x के बराबर है तो पहला अमाउंट क्या दिया है? पहला अमाउंट दिया है 815। सो यहां से आ गया 815 अमाउंट इज इक्वल्स टू एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। पी हमने मान लिया है x के बराबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता और टाइम हमको पहले में पता है 3 ईयर्स अपॉन 100 प्लस पी। पी क्या हो गया यहां से? x के बराबर। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 जो आएगी वो दूसरे केस के हिसाब से आ जाएगी, 854 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू आर इंटू 4 अपॉन 100 प्लस एक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक, अब आपको यहां से क्या करना है भाई? यहां से आपको x की वैल्यू दोनों ही केसेस में निकालनी है। देखिए, दो इक्वेशन, दो अननोन x और r, तो यहां से x और r की क्या वैल्यू आएगी? कमेंट करके बताइए क्या वैल्यू आएगी x और r की। सॉल्व कीजिए और बताइए। सो आई नो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपने सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा, दिमाग लगाना पूरा शुरू कर दिया होगा। इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी। ऐसे आप क्लास 10th में सॉल्व करते थे, ऐसे नहीं करना। अब आ गई है कंपटीशन की बारी, समय है कम, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने में ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका देखिए क्या है इसको सॉल्व करने का। सो शॉर्टकट तरीका यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 साल का जो अमाउंट है वो 815 है, 4 साल का जो अमाउंट है वो 854 है, 854। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई? 4 साल का अमाउंट माइनस 3 साल का अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट निकल आएगा। सो ये हो गया 854 माइनस 815। सो माइनस करें यहाँ से, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3 और ये आ गया 39 रुपीज़। सो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया कितना? 39 रुपीज़। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है सम किसके बराबर है? प्रिंसिपल निकालना है। सो 1 साल का इंटरेस्ट 39 है, तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सो इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विल बी इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 3 27, 3 3 9, 9 2 11, 117 रुपये। सो 3 साल का इंटरेस्ट आ गया 117 रुपये। हमको प्रिंसिपल निकालना है, 3 साल का अमाउंट है 815, प्रिंसिपल किसके बराबर आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया है? 815, 3 साल का, इसमें से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, दैट इज 117, माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए आ जाएगा 8। ठीक है, और 10 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया आ गया 9, 7 में से 1 गया आ गया 6, 698 इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यही बस छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो आपको यहाँ पे सीखने हैं, जो 10th में आपने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे ऐसे सीखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ आंसर निकालना है, हमको मेथड से लेना देना नहीं है। अब अगर आपने ये मेथड लगाया होता तो ये लेंदी होता, दिमाग में आपके यही मेथड आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कम समय में कर पाओगे। अगर देसी पैटर्न से चलोगे, वही 10th वाले तरीके से चलोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 13,900 डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट स्कीम। अब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 13,900 को 2 स्कीम्स में लगाया, एक स्कीम ए में एक स्कीम बी में। सो स्कीम ए में अगर x रुपीज़ लगाए तो स्कीम बी में कितने लगाएंगे? 13,900 माइनस x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 14%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14% एंड 11%। अच्छा, सो यहाँ पे r जो है दिस इज 14%, यहाँ पे r जो है दैट इज 11%। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, टोटल टाइम कितना है? 2 ईयर्स। टोटल टाइम कितना है? 2 ईयर्स। सो इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न, सो SI टोटल यहां से कितना अर्न किया?
ये किया 3508। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी में कितना पैसा लगाया, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, वही बेसिक बचपन वाला तरीका, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। बचपन का तरीका क्या है, यहां से हमको ऐसा ही कितना मिलेगा, सो यहां से हमको ऐसा ही मिला P इंटू आर इंटू डी अपॉन 100 प्लस यहां से ऐसा ही कितना मिला, सो P into R into T upon 100 and this is equals to 3508। भाई यही तो मतलब हुआ कि यहाँ से जो इंटरेस्ट आया, यहाँ से जो इंटरेस्ट आया, दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिलेगी 13,900 में से x की वैल्यू को माइनस कर देना, यू विल गेट द फाइनल आंसर। आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, सिंपल है, इजी है। बस अब ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है और इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई यहाँ से आंसर इसको सॉल्व करने के बाद, तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 7500। सो x की वैल्यू अगर 7500 आ रही है तो b में कितना पैसा सबमिट किया, b में जो पैसा सबमिट किया 13,900 माइनस 7500, तो 13,900 माइनस 7500 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6400 रुपीज़ के बराबर, विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज 6400 रुपीज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सिंपल क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे हमने 9th-10th में करे थे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स इट। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, A sum fetched a total simple interest of rupees 4016.25. So this is SI, हमने समझ लिया, at the rate of 9% per annum in 5 years। ठीक है, कह रहा है what is the sum। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे भाई, आंसर निकालेंगे। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं A B C D E। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वही सिंपल इंटरेस्ट का। SI इज इक्वल्स टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। और यहाँ पे जो ये 100 था इसी को मैं ऊपर ले गया, तो इससे होगा क्या, ये पॉइंट हट जाएगा। सो 401625 डिवाइडेड बाई 45 करोगे, आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। कमेंट करो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बताइए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 to yield rupees 81 as interest at 4.5% per annum of simple interest। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ना बच्चों को बस यही नहीं समझ में आता था 9वीं 10वीं में भी कि अमाउंट कहाँ दिया है, प्रिंसिपल कहाँ दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ दिया है। थोड़ी सी अंग्रेजी इसके लिए मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपकी अंग्रेजी सही है तो आप ये कर ले जाएंगे। क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम निकालना है फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450। तो ये अमाउंट नहीं है एक्चुअली में, ये प्रिंसिपल है। फॉर एन अमाउंट, अमाउंट का मतलब पैसा ही होता है वैसे, अमाउंट फॉर दिस, सो इट विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू यील्ड रुपीज 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5%। तो ये एक्चुअली में अमाउंट नहीं दिया, ये एक्चुअली में प्रिंसिपल दिया है कि अगर इतना अमाउंट आपको दिया जाए, 450 रुपये दिए जाए, तो ये 450 रुपये कितने साल में 4.5% के हिसाब से 81 रुपीज इंटरेस्ट देंगे। तो क्या करना है भाई इसमें, अगेन वही वाला फॉर्मूला, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टाइम पता नहीं है T अपॉन 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल किया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगाया, 100 फिर से आ गया। 5 20 टाइम्स कैंसिल किया, 5 9 टाइम्स कैंसिल हुआ, 9 9 टाइम्स कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर 5 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 5 9 टाइम्स कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 इधर आ गया, टाइम आ गया 4। सो ऑप्शन बी आ गया किसके बराबर, 4 ईयर्स के बराबर। 2 कौड़ी का क्वेश्चन भाई, चिंटू क्वेश्चन भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये चिंटू कब नहीं होगा, जब आप इसको अमाउंट की जगह रख दो कि सर यहाँ तो अमाउंट दिया है, ये तो अमाउंट हो गया। अब अमाउंट की जगह रखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आंसर निकलेगा नहीं और परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। ठीक है, तो अंग्रेजी की प्रैक्टिस कीजिए और ये हो जाएगा पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप सो।
और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो टाइम कितना है, R ईयर्स। ये कहने का मतलब है विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने ईयर। मतलब अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4 साल के लिए लिया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 साल के लिए लिया, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो R ईयर्स के लिए लोन लिया। इफ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट, तो ये क्या है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। What was the rate of interest? तो rate of interest R की वैल्यू निकालनी है। So Reena took a loan of ₹1200, ये हो गया प्रिंसिपल। So if she paid this, interest दिया हुआ है, so interest 432 SI is equals to P into R into T upon 100। तो 100 से कैंसिल हो गया, R is R स्क्वायर, 12 R स्क्वायर हो गया। So 432 upon 12 is equals to R स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कैंसिल करें 4 से कैंसिल करें, सो 4 से अगर इसको, या पहले 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3, 13 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल करें, सो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा, ठीक है, आ गया 36। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ गई 6। सो R की वैल्यू आ गई 6, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस इसी तरीके के बेकार चिंटू क्वेश्चन है, बस समझ में आ जाने चाहिए, दैट्स इट। तो R की वैल्यू आ गई 6 ईयर्स, रेट ऑफ परसेंट आ गया 6%, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसके बाद मैंने और भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में अभी मैं आपको ये शीट शेयर कर दे रहा हूं। सो ट्राई दीज क्वेश्चंस आउट होमवर्क के फॉर्म में। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सिंपल इंटरेस्ट हो गया है कंप्लीट। अब बहुत ही जल्दी इसके बाद अपन कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, क्वांट्स का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडिकेटेड फॉर IMU CET, सब खत्म कर देगा तुम्हारा भाई, ठीक है भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस, बाय।